हेलो गाइस। आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए वो वाला चैप्टर था, उसमें करवा दिया था पूरा ज्यामितीय वाला। लास्ट टॉपिक था उसका जो मतलब ग्राफ थे ऐसे वाले, पहले ऐसे और फिर ऐसे वाले, एक मतलब माउंड के टाइप ग्राफ थे, टीले के टाइप, वो वाला टॉपिक लास्ट था। तीव्रता की बैंड चौड़ाई वगैरह, ठीक है। एनीवे आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर का नाम है विवर्तन, ठीक है। और विवर्तन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो विवर्तन के अंदर भी स्पेसिफिकली जो चैप्टर है उसका नाम है विवर्तन, फ्रेनेल वर्ग। गाइस देखते हैं इसको, ये क्या होता है पूरा। सबसे पहले तो देखिए विवर्तन क्या होता है। विवर्तन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्शन। और विवर्तन का मीनिंग है कोई भी रे, ठीक है, कोई भी विद्युत चुंबकीय रे, या इनफैक्ट विद्युत चुंबकीय जरूरी नहीं, कोई भी रे किसी छेद से टकराए, ठीक है। कोई भी रे है वो किसी छेद से टकराए और अगर उस छेद से टकराकर अलग अलग छेद में अलग अलग तरंगों में फैल जाए, तो ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, इसको अपन लोग कहते हैं विवर्तन, ठीक है। और इसे हम विवर्तन कहते हैं, ठीक है। विवर्तन के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, उसके बाद में फिर न्यूटन ने इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। उसके बाद में फिर विवर्तन के बारे में बताया था किसने, फ्रेनेल ने। इनफैक्ट फ्रेनेल के बाद बताया था फ्रॉनहोफर ने। तो काफ़ी सारे लोगों ने विवर्तन के बारे में बताया था, ठीक है। विवर्तन के लिए एक कंडीशन है भी, ठीक है। विवर्तन के लिए एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जो ये छेद है, ये जो इतना छोटा छेद, इनफैक्ट मैंने काफ़ी छोटा बनाया है, ये जो इतना छोटा छेद है, इस छेद का जो साइज है, देखिए साइज का मीन सीधा सा किससे होता है, त्रिज्या से या फिर व्यास से। तो इस साइज का, इस मतलब छेद का जो साइज है, मीन इसकी त्रिज्या या व्यास जो है, उसकी ऑर्डर यानी उसकी जो कोटि है वो वही होनी चाहिए जो किसकी कोटि होती है, जो तरंग यहाँ पे टकरा रही है इस छेद से, उसकी तरंग दैर्घ्य की जो कोटि है। मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। देखिए लाइट है, प्रकाश, उसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। तो प्रकाश किरणों के विवर्तन के लिए जो छेद चाहिए, उसका जो साइज है, मतलब उसकी जो रेडियस है या उसका जो डायामीटर है, वो किस में होना चाहिए, वो नैनोमीटर में होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो 400 नैनोमीटर हो, 700 नैनोमीटर हो, इनफैक्ट वो 1000 नैनोमीटर भी हो सकता है, बट वो होना किस में चाहिए, वो होना चाहिए नैनोमीटर में। ये एक कंडीशन है कि जो छेद है, छेद को हम लोग, ये जो मतलब ये जो होल होता है, इसको हम लोग या तो विवर्तक बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्रैक्टर, या फिर इस विवर्तक को हम लोग बोलते हैं अवरोधक। आप ये दो नाम सुनने को मिलेंगे। तो इसका मीन ये छेद ही है, तो इसका जो आकार है वो जो वेवलेंथ है तरंग की, उसके आकार के बराबर होना चाहिए। और वेवलेंथ क्या होती है, देखिए तरंग दैर्घ्य होती है, अगर तरंग है उसके गमन को किसी ग्राफ पेपर पे डिनोट कर दिया जाए, तो ग्राफ पेपर पर एक श्रृंग और एक गर्त के बीच की दूरी लैम्डा होती है। दो कंटिन्यूसली जो क्रेस्ट होते हैं, इनके बीच की दूरी भी लैम्डा होती है, और दो ये ट्रफ जो होते हैं, इनके बीच की दूरी भी लैम्डा होती है। इसको बोलते हैं ट्रफ, इनफैक्ट इसको गर्त भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और इसको गर्त को उल्टा क्या होता है रे, मैं तो खुद भूल गया, श्रृंग,
इसको श्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, स्पंद या श्रिंग। तो एनीवे ये बढ़िया, तो ये सब कुछ होता है आपका श्रिंग या गर्त, सही है। तो गाइज इतना आपको ध्यान में रखना है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विवर्तन के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद अगर बताऊं तो एक आधा एग्जाम्पल देता हूं विवर्तन का। जैसे देखिए, अगर मैं विवर्तन का एग्जाम्पल दूं तो सबसे पहले तो प्रकाश का विवर्तन है वो आपको सृष्टि में देखने को नहीं मिलता नॉर्मली, ठीक है। नेचर में आपको बहुत कम देखने को मिलता है, प्रकाश किरणों का विवर्तन नहीं देखने को मिलता आपको। आप मैन्युअली देख सकते हो। देखिए, जैसे आपकी आई है, आपकी आँख है, आप अपनी आँख को एकदम जितना हो सके, जितना छोटे से छोटा, उतना क्लोज करने की कोशिश करिए, या फिर आप पूरे मतलब अपनी आँख को पूरा क्लोज कर लीजिए पहले, और फिर छोटे से छोटा ओपन कीजिए। कई बार हम ऐसे मतलब बच्चे खेल खेल में करते भी है, मतलब आपकी जो आई है उसको बिल्कुल छोटे से छोटा ओपन कीजिए, बंद कर लीजिए पहले आँख को, और फिर बिल्कुल थोड़ा सा खोलिए, और उसके बाद आप बल्ब की तरफ देखिए तो आपको बल्ब से किरणें ऐसे फैलती हुई दिखाई देती है। तो बस वही जो एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है प्रकाश तरंगों के विवर्तन का। बाकी नॉर्मली सृष्टि के अंदर विवर्तन देखने को मिलता नहीं प्रकाश का, ठीक है। इनफैक्ट अगर ये कोई रूम है, जैसे इस रूम के अंदर आप लाइट जला देते हो, तो इस रूम के अंदर लाइट जल रही है, यहाँ मान लो अगर डोर भी है, तो ये जो रूम है इसके अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ अंधेरा होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से थोड़ी सी लाइट बाहर जाएगी, ऐसे एक यहाँ पर छाई सी बनेगी दरवाजे की, कमरे के अंदर पूरे के अंदर उजाला होगा बल्ब की वजह से। लेकिन कमरे के अंदर के जो छेद है वो इतने छोटे नहीं है कि प्रकाश का विवर्तन हो सके, तो यहाँ कमरे के पीछे अंधेरा रहेगा। देखिए, आप सोचोगे यहाँ अंधेरा रहेगा, इससे क्या मतलब? मैं बताता हूँ। मेरा कहने का मतलब है यहाँ प्रकाश तरंगें नहीं पहुँचेगी, लेकिन इस कमरे के अंदर आपने, इस कमरे के अंदर मान लो इस कमरे के अंदर दो बंदे हैं, और एक पीट रहा है और दूसरा पिट रहा है, और जो पिट रहा है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से साउंड कर रहा है, तो वो साउंड यहाँ पे दिखाई देगा कि मन मारे ऐसे टाइप, तो वो साउंड है वो यहाँ दिखाई देगा। तो प्रकाश तरंगे हैं वो यहाँ नहीं पहुँची, यहाँ अंधेरा था, लेकिन इस बंदे की आवाज़ यहाँ पहुँच रही है, यानी ध्वनि तरंगे यहाँ पहुँच रही है। तो गाइस, नेचर के अंदर ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो पॉसिबल है, लेकिन प्रकाश तरंगों का विवर्तन है वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, मैं ऐसा बताता भी हूँ कि ध्वनि तरंगों का विवर्तन है वो नेचर के अंदर ज़्यादा क्यों पॉसिबल है और प्रकाश तरंगों का क्यों नहीं है। देखिए, ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि की जो आवृत्ति है वो होती है कितने से कितने? वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वो निकालूं, क्या बोलते हैं, अगर मैं इसकी लैम्डा निकालूं, तरंग दैर्घ्य, तो लैम्डा बराबर क्या होता है? देखिए, आपने पढ़ा होगा न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा बराबर सी बाई न्यू, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। देखिए, यहाँ सी बाई न्यू नहीं होगा, क्योंकि सी बाई न्यू तो होता है उन तरंगों के लिए जो लाइट की स्पीड से चलती है, और दुनिया में सारी विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं वो लाइट की स्पीड से चलती है। इनफैक्ट लाइट भी विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक पार्ट है जो कि लाइट की स्पीड से चलता है, तो इसकी तो स्पीड सी होती है, लेकिन ध्वनि तरंगें एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, वायु में 330 और चीज़ों में थोड़ा आगे पीछे। तो सी की जगह लैम्डा बराबर क्या होगा? नॉर्मल वेग बटे न्यू।
अब देखिए अगर इसकी बात की जाए, क्या था न्यू बराबर सी वाई लैम्डा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 20 हर्ट्ज की कोई ध्वनि तरंग है तो उसके लिए लैम्डा कितना होगा, उसका वेग होगा 330 और बटे में 20, तो उसका लैम्डा होगा 11.5 कुछ 16.5, ठीक है। और अगर मैं 20,000 की बात करूं तो उसका होगा 0 पॉइंट कितना आएगा रे, 16.5 के बाद 3 जगह पॉइंट लगा दो तो 165 मीटर। तो ध्वनि तरंगे हैं उनका विवर्तन हो सकता है एक 16.5 मीटर के छेद से भी और एक 0.0165 मीटर के भी छेद से। देखिए अगर इसको मैं कहना चाहूँ तो ये अगर मैं 2 पॉइंट यहाँ से हटा दूँ तो ये 1.65 सेंटीमीटर बन गया, तो 1.65 सेंटीमीटर से लेके 16.5 मीटर तक के अवरोधक से ध्वनि तरंगों का विवर्तन हो सकता है। इसको अब आप प्रैक्टिकली देखिए, 16.5 मीटर का 1.65 सेंटीमीटर का मीनिंग है, ये जो स्केल है मान लो इसका कुछ इतना सा पार्ट, तो अगर आपके कमरे में इतना सा भी छेद है जो मैंने यहाँ पे बनाया, आई होप इट इज़ विजिबल, ठीक है। अगर आपके कमरे में इतना सा भी छेद है, यहाँ तो चलो बड़ा है, इतना सा भी छेद है, तो उस छेद से ध्वनि तरंगे हैं वो बाहर की तरफ विवर्तित हो सकती है, ठीक है। और विवर्तित तरंगे हैं वो मुड़ती हैं तो वो हर डायरेक्शन में फैलेगी, और इसीलिए कुछ विवर्तित तरंगे हैं वो पीछे की तरफ जाएगी और हर जगह ध्वनि है वो सुनाई देगी। आई बात समझ में? ध्वनि है वो 16.5 मीटर से भी के अवरोधक से भी परावर्तित हो सकती है, यानी इतना बड़ा छेद जो 16.5 मीटर का हो। देखिए 16.5 मीटर के छेद से मतलब क्या है, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक 5 मंजिला इमारत खड़ी करता हूँ। देखिए आप एक चीज़ बताऊँ, एक आप अंदाज़ा लो जो 16.5 मीटर है वो कितना होता है इस चीज़ का। देखिए आपने देखा होगा कि लोग बाग अपने जो मीटर है उसको ऐसे हाथ से नापते हैं, कई बार आपने देखा होगा कपड़ा वगैरह नापते हैं तो ये इतना 1 मीटर होता है, और वैसे 1 मीटर में 40 इंच होता है। तो आप ये मानो कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे जो पैर है, पैर तो नहीं दिख रहे, अबे कैसे बताऊं, ये जो बोर्ड है ये 1 मीटर के लमसम होगा इसकी, जो तुम्हें तो पूरा बोर्ड भी नहीं दिख रहा, तो ये पूरा जो बोर्ड है इतना जो भी इतना दिख रहा है ये पूरा 1 मीटर का होगा। और ऐसे 16 पार्ट कर लो, तो देखिए ऐसे अगर 3 पार्ट कर लूँ, ऐसे अगर 3 बोर्ड लगा दूँ, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, तो ऑब्वियसली ये दीवार कवरअप हो जाएगी। तो ये जो दीवार है इस कमरे की ये 3 मीटर की है, यानी 3 मीटर पे जाके छत लगी हुई है, और मुझे 16.5 मीटर करने हैं, तो 3 5 15 यानी 5 बिल्डिंग 6 बिल्डिंग मानो, तो एक 6 मंजिला इमारत है वो मैं यहाँ चुन लेता हूँ, पूरी 6 मंजिला दीवार ऊपर तक, और फिर और ऐसे भी 16.5 मीटर दूर तक, यानी 6 मंजिला दीवार ऐसे और 6 मंजिला दीवार ऐसे, इतनी बड़ी, ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और फिर उस दीवार को तोड़ देता हूँ, तो यहाँ जो स्पेस बनेगा दीवार की जगह, यहाँ जो बड़ा सारा 16.5 मीटर का 5 मंजिला छेद बनेगा, दीवार तोड़ दी तो फिर निर्वात बना, छेद बना, उससे भी ध्वनि तरंगें विवर्तित हो सकती हैं। तो कुल मिला के ध्वनि तरंगें हैं वो हर चीज़ से विवर्तित हो सकती है, बहुत छोटे से छोटे छेद से भी विवर्तित हो सकती है और बहुत बड़े से बड़े छेद से भी विवर्तित हो सकती है। तो गाइस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आई होप आप समझे इसको। तो ध्वनि तरंगों का जो विवर्तन है वो नेचर के अंदर पॉसिबल काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन प्रकाश तरंगों का नहीं है, क्योंकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन करने के लिए हमें चाहिए कितने छोटे छेद, 400 से 700 नैनोमीटर, इतने छोटे छेद। और 400 से 700 नैनोमीटर जितने छोटे छेद की अगर मैं बात करूं
तो देखिए 400 नैनोमीटर है, नैनो होता है 10⁻⁻⁹, तो 4 × 10⁻⁻7 मीटर, 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, 0.00004 सेंटीमीटर। तो देखिए ये डेटा काफ़ी छोटा है, मेरा ये मार्क है इससे भी काफ़ी छोटा। एक मैं अगर बिंदु बना दूं यहाँ मार्कर से तो उससे भी छोटा, और इतने छोटे छेद है वो नेचर में देखने को नहीं मिलते। तो इसीलिए जो प्रकाश तरंगें हैं उनका विवर्तन है वो जनरली देखने को नहीं मिलता, क्योंकि प्रकाश तरंगों के साइज के जो छेद है वो नेचर के अंदर नहीं पाए जाते। तो इसीलिए ज़्यादातर हमें किसका विवर्तन देखने को मिलता है, प्रकाश तरंगों का विवर्तन देखने को नहीं मिलता, ज़्यादातर हमें ध्वनि तरंगों का विवर्तन है वो देखने को मिलता है। तो आई होप आपको विवर्तन के बारे में कुछ समझ में आया होगा गाइस। कर लोगे इसको एक बार, आप इसका अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके बाद में मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए गाइस, सो आई होप आपने देखा होगा। अच्छा, विवर्तन की जो खोज है वो वैसे ज़्यादातर न्यूटन ने ही बताया था इनिशियली, बट एक साइंटिस्ट और था जिसने सबसे पहले विवर्तन का प्रभाव देखा था, उसका नाम था ग्रेमाल्डी। तो गाइस ये भी आप याद रखना, ठीक है। और विवर्तन किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एक तो अवरोधक के आकार पे और एक तरंगदैर्घ्य पे। आई होप आपको इतना तो पल्ले पड़ा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो ये सब था प्रकाश तरंगों के विवर्तन के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, कुछ वैसे नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे एक तो मैंने आपको विवर्तन बता दिया, एक विवर्तन जैसा ही और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं प्रकीर्णन, ठीक है। और एक होता है विक्षेपण। लाइट के काफ़ी वो होते हैं प्रभाव, इनफैक्ट आप सारे पढ़ोगे पूरी ऑप्टिक्स में। एक आपने व्यतिकरण भी पढ़ा, एक आपने ध्रुवण भी पढ़ा, एक आपने अध्यारोपण भी पढ़ा, एक आपने क्या और क्या पढ़ा आपने, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। चलिए फिर सभी के बारे में बताता हूँ थोड़ा। प्रकाश विद्युत, ये मतलब ये तो सभी जानते हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। रमन, कॉम्पटन, चलो मैं देखता हूँ। सबसे पहले तो ये और ये, इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए, अगर कोई 5-7 प्रकाश तरंगें मिल रही है, ठीक है, जैसे आई 5 मात्रक तीव्रता है, उसकी कोई तरंग थी पहली, दूसरी 2 की थी, तीसरी 3 की थी, चौथी 7 की थी, पांचवी 6 की थी। ये तरंगें सारी ऐसे मिली, कितने हो गए ये 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 7 17, 17 7 और 6 17, 5 कर लो रे, सही रहेगा। नहीं 17 और 5 नहीं, 17 और 8 नहीं, 17 और 7, ठीक है 24 हो गए। तो ऐसे ये टोटल 5 तरंगें बनी। अगर ये तरंगें पांचों है, ये जुड़ती है और पर्दे पर यहाँ 6 बना देती है,
यहाँ 3 तीव्रता की एक फ्रिंज बना देती है, यहाँ 3 तीव्रता की एक फ्रिंज बना देती है, यहाँ 2 की और यहाँ 10 की। तो देखिए तीव्रता जितनी आई उतने की फ्रिंजेस बन गई। लेकिन क्या ये व्यतिकरण है? देखिए ये व्यतिकरण बिल्कुल नहीं है, क्योंकि व्यतिकरण तो 2 ही टाइप के होते हैं, कहीं पे संपोषी और कहीं पे विनाशी। यहाँ तो कहीं संपोषी हो ही नहीं रहा, ना कहीं विनाशी हो रहा। यहाँ तो मतलब संपोषी विनाशी तो तब होते हैं ना जब ये 24 तीव्रता मिली, इसमें 6 की 4 चमकीली फ्रिंजें बन जाती और उनके बीच में 0 0 0 0 और 0 की 5 काली फ्रिंजें बन जाती। तब हम बोलते कि हाँ भाई ये संपोषी और विनाशी व्यतिकरण हुआ है। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा तरंगें मिलती है कहीं पे और मिलने के बाद में कुछ भी पैटर्न बना देती है, कुछ भी एक मतलब जिसमें अधिकतम न्यूनतम का चक्कर नहीं, कहीं पे तीव्रता ज़्यादा कहीं पे कम, या फिर सब जगह सेम भी हो सकती है या सब जगह कुछ भी, मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है, तो उस घटना को अपन लोग बोलते हैं अध्यारोपण। ये अध्यारोपण का सीधा सा मतलब है तरंगों का सिर्फ और सिर्फ जुड़ना, उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, व्यतिकरण, अध्यारोपण। लेकिन हाँ, अध्यारोपण के अंदर ही एक ऐसी स्पेशल कंडीशन है जिसके अंदर, जैसे ये बहुत तरह का हो सकता है, 6 3 3 2 10, 8 1 3 2 10, 4 5 3 2 10, मैं 10 को कम कर दूं, ऐसे लाखों करोड़ों पैटर्न बन सकते हैं भी। ऐसा भी संभव हो सकता है पर्दे पे, ऐसा भी। उन सब लाखों करोड़ों पैटर्न्स में से एक पैटर्न ये संभव हो सकता है। इस घटना को बोलते हैं व्यतिकरण। यानी जब प्रकाश तरंगे मिले, अध्यारोपित हो, लेकिन वो अध्यारोपण कुछ इस टाइप से हो, उस अध्यारोपण की एक विशेष कंडीशन हो कि कहीं पे तो किरणें हैं वो मैक्सिमम में मिले और कहीं पे जो किरणें हैं वो मिनिमम में मिले, कहीं पे तो बिल्कुल ही अंधेरा हो जाए और कहीं पे बहुत ज़्यादा उजाला हो जाए। तो उस वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस वाली कंडीशन को हम लोग बोलते हैं व्यतिकरण। बाकी अध्यारोपण एक सिंपल कंडीशन है, व्यतिकरण कंडीशन का एक प्रकार है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको पहले पढ़ा होगा व्हाट आई एम सेइंग। ये तो हो ही गया, ये मैं नहीं समझाऊंगा। जब कोई चीज़ पे लाइट गिरती है तो लाइट बनती है जब कोई चीज़ पे लाइट गिरती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो वाला, ठीक है। उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, पढ़ लिया हुआ तुमने सब कुछ, ठीक है। तो ये तो एक्सप्लेन लायक ही नहीं है। अच्छा ये देखो, इन दोनों में क्या फ़र्क है, विवर्तन और प्रकीर्णन। देखिए विवर्तन है कोई भी प्रकाश किरण है, ठीक है, उसका अवरोधक से टकरा के अनेक प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाना। और प्रकीर्णन का मतलब है कोई प्रकाश किरण का किसी अवरोधक से टकरा के अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाना। देखिए विवर्तन के अंदर एक प्रकाश किरण होगी, वो किसी बैरियर से टकराएगी और बैरियर से टकराने के बाद में वो अलग अलग किरणों में ही वापस बंट जाएगी, ठीक है। वो वापस अलग अलग किरणों में ही बंट जाएगी। लेकिन और इन किरणों के अंदर अलग से 7 रंग होंगे, बट वो 7 रंग मिक्स होकर श्वेत प्रकाश रहेगा, तो हमें ये 7 कलर अलग दिखेंगे नहीं, किसमें, विवर्तन में। लेकिन जो ये प्रकीर्णन होता है, इसके अंदर किरणें हैं वो अवरोधक से टकराएगी, टकरा के इधर उधर जाएगी, और किरण है आगे हमें किरणें नहीं दिखेगी, बस हमें अलग अलग कलर्स दिखेंगे, कहीं हरा, कहीं लाल, कहीं कुछ। इनफैक्ट अगर आप सूरज की तरफ देखते हो और कुछ मतलब आँख को कोई टाइप से एडजस्ट करके और सूरज से आपको किरणें फैलती हुई दिखती है, जैसे अब मैंने आपको बल्ब वाला एक्सपेरिमेंट बताया, ठीक है। उसमें अगर आप आंख बंद करके देखते हो, छोटी सी आंख खोल के, तो आपको बल्ब से ऐसे किरणें तिरछी निकलती हुई दिखाई देती है, एक विवर्तन टाइप। तो उसमें आपको कलर नहीं दिखाई देते, ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। आई बात समझ में। लेकिन
जो प्रकीर्णन होता है उसमें आपको इंद्रधनुष की तरह कलर दिखाई देते हैं और उसमें किरण का खुद का अस्तित्व बाद में नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको पहले पढ़ा होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैटरिंग एंड डिफ्रैक्शन। ये क्या है? विक्षेपण। ये थोड़ा सा वो है, अलग है। देखिए एक बताऊं, जैसे आपने पढ़ा होगा प्रिज्म के अंदर किरण घुसती है, फिर यहाँ पर वो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। तो ये जो अभिलंब की तरफ किरण झुकी है, ये किरण यहाँ से सीधी जानी चाहिए थी, बट ये विक्षेपित हो गई, तो इसको बोलते हैं विक्षेपण। तो गाइस प्रिज्म दो काम करता है, पहले विक्षेपण करता है और फिर जब बाहर निकलती है किरण तो उसको 7 अलग अलग रंगों में विभाजित कर देता है, यानी प्रकीर्णन करता है। तो विक्षेपण का सीधा सा मतलब है किरण का मुड़ना, उसका ना रंग से कोई संबंध है। आप अपवर्तन बोल सकते हो, ठीक है, किसको? इसको। लेकिन अपवर्तन में किरण सघन माध्यम से विरल में भी जा सकती है, विरल से सघन माध्यम में जा सकती है। लेकिन विक्षेपण में किरण प्रिज्म के अंदर घुसेगी और हमेशा अभिलंब की तरफ झुकेगी। विक्षेपण तो देखिए एक हिंदी का नाम है, आपने विक्षेप डिफ्लेक्शन नाम भी सुना होगा। डिफ्लेक्शन का मतलब अपने रास्ते से मुड़ना, अब वो कैसे ही मुड़ सकती है, बट अगर ये प्रिज्म के साथ होता है तो इसको फिर हमने स्पेशली एक नाम दिया, तो ये भी इस पल्ले पड़ गया। ये ध्रुवण क्या होता है? देखिए जो मतलब फर्स्ट ईयर है उसके अंदर एक लास्ट में एक यूनिट है विद्युत चुंबकीय किरणें। तो उस यूनिट के अंदर आप पढ़ते हो कि कोई भी तरंग होती है, विजिबल है ना, मैं देख लूँ ये लाइन विजिबल है ना, विजिबल है। तो ये जो मान लो ये जो तरंग होती है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन है वो हर दिशा में होते हैं। एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे कोई भी प्रकाश होता है ना, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। लेकिन आँख पर जो कलर दिखते हैं, जो और सारा सिस्टम होता है, वो सारा का सारा किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। और मैग्नेटिज्म का कोई रोल नहीं होता हमारे चीज़ों को देखने में, सेंसेस करने में, इनफैक्ट ये सारी चीज़ें करने में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन है वो सभी दिशाओं में होते हैं, ठीक है। ये तरंग संचरण का ये तल है और तल के लंबवत इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन है वो सभी दिशाओं में होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के भी सभी दिशाओं में होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपन है इनमें अदर दिशाओं के कंपनों को रोक दो और सिर्फ एक दिशा के कंपन है उनको निकलने दो। तो ये जो किरण का ऐसे किरण में कंपनों को सीमित करना या किरण की तीव्रता को घटा लेना, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं ध्रुवण, ठीक है। फिर आगे इसमें पोलराइड वगैरह काफ़ी वो सीन है। एनीवे मैं तो ये बता रहा हूँ कि इन्हें फ़र्क क्या है सभी घटनाओं में। अब दो है, एक रमन प्रभाव और एक कॉम्पटन प्रभाव। दोनों लगभग सेम से है। देखिए रमन प्रभाव ये बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण है वो किसी मीडियम के ऊपर गिरती है तो उसमें से एक किरण तो उसी तरंग दैर्घ्य की निकल जाती है और एक किरण है वो उससे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य की निकल जाती है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ज़्यादा तरंग दैर्घ्य का मतलब कम आवर्ती, उल्टे होते हैं आपको ही पता है, और कम आवर्ती मतलब कम ऊर्जा। और यहाँ से आपने जो किरण डाली ये इसकी कुछ ऊर्जा होगी, आवृत्ति होगी, और ये उसी आवर्ती की है तो ये उसकी वही ऊर्जा। तो कोई भी किरण है किसी तल पे आपतित होती है तो तल है वो उसकी ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है, यानी एक तो वही रे है वो उसी ऊर्जा की निकलती है और एक कम ऊर्जा की छोटी सी तरंग और निकलती है, ठीक है। फिर उसको एक्सप्लेन किया गया था रमन के द्वारा, सीवी रमन के द्वारा, कि ये जो थोड़ी सी कम ऊर्जा की तरंग निकलती है ये अन्य तरंगों के सम्मिश्रण से पैदा होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। काफ़ी डीप वो है प्रभाव। तो ये जो प्रभाव होता है इसको बोलते हैं रमन प्रभाव, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही रमन प्रभाव है उसी की तरह ये कॉम्पटन प्रभाव, ठीक है। कॉम्पटन प्रभाव में मतलब एक ये होता है कि
थोड़ा सा ज़्यादा प्रभाव की निकलती है, ठीक है किरणें। तो आई होप गाइस ये आपको पल्ले पड़ा होगा। अच्छा हाँ, कॉम्पटन प्रभाव के अंदर कम तरंग दैर्घ्य की किरण निकलती है।